गुड मॉर्निंग डिग्री स्टूडेंट्स। आज हम ऑस्मो रेगुलेशन की क्रियाविधि का अंतिम बिंदु देखेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, स्थलीय प्राणियों में पराशरण नियमन। दो हैबिटेट्स हमने देखे अभी, फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर। इन दोनों हैबिटेट्स में जो भी जीव पाए जाते हैं उनके में बाह्य माध्यम पाया जाता है, जलीय माध्यम होता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में, स्थलीय जंतुओं के अंदर पराशरण नियमन की इसलिए समस्या होती है क्योंकि वहाँ बाह्य माध्यम नहीं होता है। नहीं जल होते हैं बाह्य माध्यम में, नहीं इसमें लवण होते हैं। आंतरिक माध्यम में, दैहिक तरल में जल और लवण पाए जाते हैं। अतः स्थलीय आवास में रहने वाले जीवों में भारी माध्यम में वाटर सॉल्ट्स दोनों ही अनुपस्थित होते हैं और जल की हानि सामान्य सतह से वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा होती रहती है, जैसे पसीना हो गया, स्वीटिंग है। यूरिन के द्वारा भी निरंतर होती रहती है। लवणों का जो लॉस होता है, साल्ट लॉस जो होगा, वो पसीने के द्वारा हो सकता है, यूरिन के द्वारा भी निरंतर होता रहता है। तो इस समस्या को जल व लवणों की क्षति तथा प्राप्ति के मध्य साम्य के द्वारा हल किया जा सकता है, अर्थात दोनों की स्थिति साम्य अवस्था बनी रहे, जिससे कि लवणों की सांद्रता इनमें और जल की सांद्रता का नियमन निरंतर होता रहे। इस कारण स्थलीय प्राणी अत्यधिक जल को ग्रहण करते हैं तथा ऐसे खाद्य पदार्थ भोजन के साथ में ग्रहण करते हैं जिसमें लवणों की सांद्रता काफ़ी अधिक होती है, जिससे कि इनकी पूर्ति निरंतर होती रहे। इस क्रियाविधि के इस अंतिम बिंदु को समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल्स हम देखेंगे कि इनमें क्या क्या अनुकूलताएं पाई जाती हैं, अर्थात स्थलीय प्राणियों में क्या क्या अनुकूलताएं पाई जाती हैं ऑस्मो रेगुलेशन को नियमित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। पहला इसमें एग्जाम्पल आप इसमें देखें कि जल संरक्षण हेतु आर्थ्रोपोड्स में अपारगम्य क्यूटिकल पाई जाती है, सरीसृपों में शल्क पाई जाती हैं, बर्ड्स में पंख पाए जाते हैं, स्तनधारी प्राणियों के अंदर बाल व फर पाए जाते हैं। इनसे वाष्पीकरण द्वारा जल की क्षति नहीं होती है और यदि होती है तो बहुत कम मात्रा में होती है। दूसरा अनुकूलन आप देखें इसमें, सरीसृपों एवं पक्षियों में पाचन क्रिया के बाद में जो भी अपशिष्ट पदार्थ रह जाते हैं जो मलाशय में एकत्रित होते हैं, तो ये जो अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं इनमें जितना भी जो जल होता है इसका पुनः अवशोषण मलाशय में हो जाता है। इसके अलावा क्लोएका द्वारा कर लिया जाता है। पक्षियों और स्तनधारियों में मूत्र में उपस्थित जल का अधिकांश भाग हेनले लूप द्वारा अवशोषित किया जाता है। हेनले लूप आप उत्सर्जन तंत्र में डिटेल में पढ़ेंगे। हेनले लूप जो होता है नेफ्रॉन्स का पार्ट होता है और ये 3 मुख्य भाग होते हैं इसके, समीपस्थ कुंडलित नलिका, पीसीटी, हेनले लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो हेनले लूप जितना लंबा होगा जंतुओं में, और विशेष रूप से स्थलीय प्राणियों के अंदर इसकी लंबाई काफ़ी अधिक होती है, जिससे कि अधिक से अधिक जल का अवशोषण होता रहता है इनमें। नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे पक्षियों और रेप्टाइल्स में जो मूत्र का उत्सर्जन होता है वो अर्धठोस पदार्थ के रूप में निष्कासित किया जाता है, जिसमें यूरिक अम्ल के क्रिस्टल पाए जाते हैं। अधिकांश मरुस्थलीय जंतु होते हैं उनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के द्वारा जितना भी जो जल बनता है वो पाचन या फिर अपन कह सकते हैं कि शरीर के अनेक जैविक क्रियाओं के करने में सहायक होता है। उदाहरण इसमें आप ले सकते हैं कंगारू रैट का। कंगारू जो रैट है वो
दक्षिणी पश्चिम अमेरिका में पाया जाता है और ये शुष्क और बिल्कुल गर्म स्थानों पर पाया जाता है। जीवन पर्यंत कभी पानी नहीं पीता है और इसका जो फीडिंग मटेरियल होता है ड्राई सीड्स होते हैं। शुष्क बीजों को ये भोज्य पदार्थों के रूप में ग्रहण करता है और इसमें फीकल मैटर जो निकलता है वो ड्राई निकलता है, जिसमें वाटर लॉस कम होता है, यूरिन हाइपोटोनिक होता है और आक्सीकारी जो क्रियाएं होती हैं उनके द्वारा भी अपनी ऑस्मो रेगुलेशन क्रिया को नियंत्रित करता है। दूसरा उदाहरण आप ले सकते हैं कैमिल का, ऊँट का आप ले सकते हैं एग्जाम्पल। ऊँट जो है वो राजस्थान में इसको अपन शिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज भी इसको कहते हैं अपन। और ये अपने सुना है कि कई लंबे समय तक आज पानी पी लिया तो कई दिनों तक इसको पानी की आवश्यकता नहीं होती। तो ये भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के द्वारा बनने वाले जल को अपनी अनेक क्रियाओं में काम में लेता रहता है। इसके साथ में ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल ले लें, मनुष्य का। तो मनुष्य में जितना अधिक स्वीटिंग होगा, पसीना होगा, उतना ही कम जल का लॉस यूरिन के साथ में होता है और इसका नियंत्रण ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के द्वारा किया जाता है जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर प्यास का जो आभास होता है, जल की कमी का जो आभास होता है शरीर में, वो ADH हार्मोन के नियंत्रण में होता है और ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। इसके अलावा अन्य स्थलीय जंतुओं में ऑस्मो रेगुलेशन श्वेत ग्रंथियाँ के द्वारा होता है, टंग जीभ के द्वारा भी होता है। फॉर एग्जाम्पल डॉग का आप ले सकते हैं, जिसमें स्वीटिंग नहीं होती है, निरंतर लार मुंह से निकलता रहता, जीभ से निकलता रहता है, जिससे ये टेम्परेचर रेगुलेशन में करता है और बाकी ऑस्मो रेगुलेशन की क्रिया भी ये कर लेता है। माउथ से भी होता है कुछ जंतुओं में। लंग्स और किडनी के द्वारा भी ऑस्मो रेगुलेशन की क्रिया स्थलीय जंतुओं में होती रहती है। यहाँ ऑस्मो रेगुलेशन क्रियाविधि कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में एक टॉपिक और है, कंट्रोल ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। ये भी हम इसी में देख लेते हैं कि वो कंट्रोल ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन नियंत्रण कैसे होता है। तो ये कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने 20वीं सदी में कई ऐसी एक्सपेरिमेंट किए जिनके आधार पर इन्होंने बताया कि ऑस्मो रेगुलेशन क्रिया हार्मोन्स के नियंत्रण में होती है। लेवर 1961 में व उनके सहयोगियों ने ऑस्मो रेगुलेशन क्रिया को स्नेल्स में देखा और स्नेल्स की एक पर्टिकुलर प्रजाति लिमनिया स्टेगनेलिस, इसमें इन्होंने प्रयोग किया और बताया कि ये ऑस्मो रेगुलेशन क्रिया हार्मोन्स के नियंत्रण में होती है। दूसरे वैज्ञानिक कोमेमोटो 1964 में इन्होंने अर्थवर्म पर एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया कि ऑस्मो रेगुलेशन इनमें भी हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होता है। तीसरे वैज्ञानिक गॉर्बैन तथा बर्न 1962 में इन्होंने कशेरुकियों में ऑस्मो रेगुलेशन की क्रिया का अध्ययन किया और बताया कि इनमें वैसोप्रेसिन, ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एल्डोस्टेरॉन इत्यादि जो होते हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन का नियंत्रण करते हैं। अनेक शरीर के भागों पर इन्होंने कार्य किया, जैसे सेल मेम्ब्रेन पे इन्होंने कार्य किया, किडनी पे कार्य किया, है ना, ग्लैंड्स पे कार्य किया इन्होंने। और इसके अलावा अनेक प्रयोग करके इन्होंने बताया कि ऑस्मो रेगुलेशन की क्रिया हार्मोन्स के नियंत्रण में होती है।